यस सर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं तब तक, जब तक और बच्चे आते हैं। सभी लोग करेंगे इसको सॉल्व। मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग बताइए, जल्दी से निकालिए, फटाफट बताइए। एफ और बी के टर्म में आंसर आएगा। फाइव एफ बाई थ्री, 5f/3। बस ये पुट करके निकालो, K1 K2 U1 U2 पुट करिए, निकालिए आंसर। ये 2mv² mv² 3mv², 0 माइनस 3mv² प्लस हाफ ऑफ kx² बराबर 5f/3x। यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व। ठीक है, अच्छी प्रॉब्लम होती, ध्यान रखो। वेरिएबल मास, P बराबर mv dp/dt इज इक्वल टू, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, m dv/dt प्लस v dm/dt। इसी को हम थ्रस्ट फोर्स को, थ्रस्ट मान लीजिए एक सिस्टम है m मास का, इसकी कोई वेलोसिटी, इसमें dm मास ऐड होता है, रिलेटिव वेलोसिटी vr से। थ्रस्ट फोर्स
इसको आपको याद रखना है, v रिलेटिव dm by dt। डायरेक्शन अपने हिसाब से चेक करो, डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू, ठीक है, देख लीजिए। तो वी है रिलेटिव वेलोसिटी। अब आपको याद रखना है ये थ्रस्ट फोर्स है, किधर लगेगा, along the line of VR। FT along the line of VR लगने वाला। अब लॉजिकली सोचना है, ये एम मास का था, v वेलोसिटी से जा रहा है, यहां से एक मास इसके ऊपर नियरली स्लोली गिरने लगा, ठीक। the rate of addition of mass प्लस dm by dt। अगर मास घटेगा तो माइनस dm by dt, हालांकि आपको प्लस माइनस नहीं देखना, आपको बस लॉजिकली चेक करना है। इसको मैंने ले लिया अल्फा। थ्रस्ट फोर्स कितना लगेगा, become at rest when loaded on trolley, become at rest with respect to trolley। अच्छी चीज है, थोड़ा अभी शुरू में दिक्कत आ सकती है, लेकिन हाँ अभी हम धीरे धीरे करके समझ जाएंगे क्या होता है। अब देखो जरा, ये मास इसमें ऐड हो रहा है, तो कायदे से अगर तुमसे पूछा जाए तो थ्रस्ट फोर्स किधर लगना चाहिए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है वी आर की डायरेक्शन पीछे की तरफ, क्यों, मैं आगे जा रहा हूँ, मेरे रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो एडिशन किस रेट से हो रहा है, फाइनली इसकी वेलोसिटी जीरो हो जा रही है। शुरुआत में इसकी वेलोसिटी जीरो थी, बाद में इसकी वेलोसिटी v हो जा रही है, तो मेरे रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी थी एडिशन वाले की, माइनस पी आर, पीछे की तरफ ऐड। थ्रस्ट फोर्स किधर लगना चाहिए, थ्रस्ट फोर्स पीछे लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए, लॉजिकली हम सोचेंगे, हमको प्लस माइनस से ध्यान नहीं रखना, हम केवल थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन देखनी है। लॉजिकली मास ऐड करोगे तो स्पीड घटेगी या बढ़ेगी, कम हो जाएगी। स्पीड कम होगी। जब स्पीड कम होगी इसका मतलब पीछे की तरफ अपोजिशन फोर्स मिल रहा है, बस यही ध्यान रखना है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हो जाएगी वी आर एल्फा या वी एल्फा। बस इसी फोर्स को यूज करेंगे, बाकी अपना जो नॉर्मल चल रहा था गेम वो चलता रहेगा। करते हैं एग्जांपल, देखते हैं। टैग करोगे तो इंस्टा में डालना। आवाज क्यों चल रही है, बंद करो, इससे मास निकल रहा है। माइनस dm by dt, रेट ऑफ डिके, मास डिक्रीज कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, इनिशियल मास m नॉट। फाइंड velocity at time t, फाइंड वेलोसिटी एट टाइम t। शुरू में तुमको थ्रस्ट फोर्स मिला, थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा बच्चों, थ्रस्ट फोर्स इधर लगेगा। क्यों, मास कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन हमको मिल गई। कितनी आएगी इसके रिस्पेक्ट में रेस पे, तो इसका हो गया v नॉट टाइम्स एल्फा। तो एक्सेलरेशन हो गया
v नॉट अल्फा बाई इसका मास है, या v नॉट अल्फा बाई मास होगा शुरुआती मास m और t टाइम के बाद माइनस अल्फा टी। देख लो t टाइम में कितना मास निकल जाएगा, इन t टाइम मास इजेक्टेड अल्फा टी, इतना मास निकाल दिया जाएगा। टी टाइम में अल्फा के रेट से घट रहा है, टी टाइम के अंदर इतना मास निकल जाएगा, इतना मास बचा, इसका एक्सेलरेशन dv बाई dt। आ गया पुराना गेम, अल्फा टी इधर लेके चले गए, dv बाई dv इज इक्वल टू v नॉट अल्फा dt बाई m नाइट माइनस अल्फा टी, 0 से v नॉट से, ओहो v नॉट नहीं v लेंगे इसको, एट एनी इंस्टेंट ले जा रहे हैं ना वेलोसिटी, शुरुआती में नहीं ले रहा, v लेंगे, v लिया जाएगा। थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन समझने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है लॉजिक से, प्लस माइनस से निकालने पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब तुम लॉजिकली कैसे सोचोगे, जरा सोच के देखना। ये बॉडी इधर जा रही है, इससे वेलोसिटी निकालो, इससे मास निकालो, इसकी स्पीड बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। स्पीड बढ़नी चाहिए। जब स्पीड बढ़नी चाहिए बेटे तो सोच के बताओ किधर लगना चाहिए फोर्स? अलोंग द वेलोसिटी। हमेशा मोस्टली तुमको अलोंग ही मिलेगा, परपेंडिकुलर, और किसी ऑब्लिक डायरेक्शन में नहीं मिलेगा, अलोंग द लाइन ही मिलेगा मोस्टली। जो वेलोसिटी निकाली है, क्वेश्चन जो आपके लेवल पे बनेंगे वो अलोंग ही वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी 90 डिग्री पे नहीं। अगर वो भी आ जाए तो कोई मुश्किल नहीं, सोचना पड़ेगा जिधर मास निकलेगा उसके अपोजिट फोर्स लगाना है। अब मेरे हिसाब से मास पीछे जा रहा है, मेरे हिसाब से ये रेस्ट नीचे की तरफ गिर रहा है मतलब, लेकिन अगर ट्रॉली के हिसाब से देखा जाए तो मास जा रहा है पीछे। जब मास जा रहा है पीछे तो फोर्स लगेगा आगे। अब ठीक है, जब मास आएगा आगे तो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। जैसे सोचो जरा, ये इधर जा रहा है भी, इधर से एक मास डीएम ऐड हो गया एक्स्ट्रा वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। बॉडी जा रही है वी से, इधर मास अगर निकल गया तो भी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, है ना। अगर मास जा रहा है इधर वी से और डीएम निकल गया इधर से, तो वी डिक्रीज करेगा। और मास जा रहा है इधर और डीएम इस पे ऐड हो गया इस तरफ, तो भी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ये थोड़ा लॉजिक से सोचना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्शन वाइज वैल्यू निकलेगी मैथमेटिकली, वी नॉट अल्फा नहीं है, ये वी है, तो dv बाई वी इज इक्वल टू अल्फा dt बाई एम नॉट माइनस अल्फा टी, 0 से v 0 से t। जनरल टाइम पे वेलोसिटी, ये जनरल टाइम पे इफ v ले ली मैंने, जनरल टाइम पे इसकी वेलोसिटी v थी, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा v अल्फा, थ्रस्ट फोर्स अपॉन मास, मास कितना होगा इतना होगा, इक्वेशन बन गई, सॉल्व हो गई। रॉकेट प्रोपल्शन भी ऐसा ही। चलो पहले एक सिंपल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे इसी का और चीजें ऐड करने हैं। इधर से मास इसके ऊपर ऐड किया जा रहा है, dm बाई dt 0.5 kg पर सेकेंड से ऐड किया जा रहा है रेस्ट पे। इसका मास 1000 किलोग्राम है, इसको 5 kg पर लिख लो, आसान हो जाएगा। 1000 किलोग्राम का 5 kg पर सेकेंड से इसके ऊपर मास ऐड किया जा रहा है, एडेड विद रिस्पेक्ट टू टेन मीटर पर सेकेंड से इसको ऐड किया जा रहा है। तो पहले तो थ्रस्ट फोर्स ही पूछेगा, थ्रस्ट फोर्स कितना आएगा, dm बाई dt
इंटू वी रिलेटिव। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी, ये तो रेस्ट पे है शुरुआत में, मान लिया इसकी वेलोसिटी v थी, तो इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पहले बता रखा है रिलेटिव वेलोसिटी 10। ठीक, अगर ये सिंपली 10 से बोल देता तब क्या ले लेते, तब v माइनस 10 लेके चलो, इसकी वेलोसिटी v माइनस 10 करके सॉल्व करो। ठीक है, फिलहाल के लिए वी आर कांस्टेंट दे रखा है, तो इतना फोर्स लगेगा, दैट इज 5 into 10, दैट इज 50 न्यूटन। ये फोर्स के ऊपर लग रहा है, दैट इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट फोर्स है, लेकिन इसका मास बदल रहा है। 50 बराबर मास, मास कितना होगा, 1000 प्लस 5t, इतना मास हो जाएगा किसी भी समय t टाइम पे। ठीक है, इनटू इसका एक्सेलरेशन a बराबर 50 बाई 1000 प्लस 5। बस ए मिल गया, फंक्शन बन गया, सॉल्व कर लिया। अब आगे का काम आपका है, लेकिन अगर रिलेटिव कांस्टेंट नहीं है तब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, जनरल टाइम पे इसकी टाइम भी, तो f की वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस वी इंटू डी एम बाई डी टी की वैल्यू है 5 बराबर मास इंटू एक्सप्रेशन 1000 प्लस 5t इंटू एक्सेलरेशन। तो ये v का फंक्शन बन जाएगा 20 माइनस वी इंटू 5, या 5 हटा ही दिया, 200 प्लस t या 200 प्लस t इज इक्वल टू ए को dv बाई dt करके निकाल लो, dv बाई 20 माइनस वी इज इक्वल टू dt बाई 200 प्लस t। वेलोसिटी 0 से v जा रही है, 0 से t जा रही है। बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, लॉग के टर्म में आंसर बनेगा, निकाल लो, आंसर आ जाएगा लॉग लूप सॉल्व करके। ठीक है, रॉकेट प्रोपल्शन क्या है, v माइनस 20 लो, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, मैं जा रहा हूँ 20 से, बॉडी अभी मैं जा रहा हूँ 20 से और ये जा रहा है v से, तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी इसकी, मास की वेलोसिटी 20 है और मैं जा रहा हूँ v से, तो मेरे हिसाब से इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी नहीं है। इजेक्टेड और एडेड मास की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू जिस मास में ऐड या जिस मास से निकाला जा रहा है उसके रिस्पेक्ट। ये रॉकेट प्रोपल्शन पहले जा रहा है भाई, पहले शुरुआती मास है m0, फिर इसका मास हो गया m, ये जा रहा था v वेलोसिटी से, इससे मासेस को निकाला रिलेटिव वेलोसिटी vr से, इसकी वेलोसिटी हो गई v प्लस dv, बहुत बुरी हालत हो रही है। m माइनस dm। किसी भी समय पे इसकी मोमेंटम को कंजर्व कराया, p इनिशियल p फाइनल, mv मोमेंटम था, बराबर हो गया m माइनस dm
v प्लस डी एम, v प्लस डी वी, इसका मोमेंटम प्लस डी एम v माइनस वी आर, एम वी कट जाएगा, एम वी बराबर एम वी माइनस डी एम वी प्लस एम डी वी माइनस डी एम डी वी प्लस डी एम वी माइनस डी एम वी आर, डी एम वी डी एम वी एम वी एम, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो एम डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एम, या एम डी वी इज इक्वल टू डी एम वी आर। अब चूंकि मास ऐड नहीं हो रहा, मास सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसके हिसाब से तो ये हो गया डी एम बाई एम इज इक्वल टू वी आर डी वी, माइनस साइन के साथ है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए तो एम नॉट शुरुआती मास था, फिर बाद में हो गया एम, किसी भी समय पे इसका मास। v प्लस डी वी क्यों लिखा? इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ना रॉकेट की, मैंने मान लिया रॉकेट की वेलोसिटी v प्लस डी वी होगी, जब उससे कुछ मास निकाल, पहले इसका समझना, शुरू में रॉकेट जा रहा है v वेलोसिटी से, इसकी मास हो गया टोटल इस वक्त m, शुरुआती मास m नॉट था, शुरुआती वेलोसिटी v नॉट थी, भूल जाओ इसको। एट एनी इंस्टेंट काम, जब यह टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू t, टाइम t इज इक्वल टू t प्लस dt, तो हम t से t प्लस dt के बीच में बात कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे हैं, mg को भी रोल में नहीं ले रहे हैं, mg भी ले सकते हैं रोल में थ्रस्ट फोर्स के तरीके से, तो mg के हिसाब से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन अभी mg नहीं देखना है। तो मैंने क्यों लिया, ये जा रहा है v से, जब इससे कुछ मास निकलेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v प्लस जी वी हो जाएगी, विद माइनस साइन। अभी पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ, एल एन एम नॉट या एम नॉट बाई एम इक्वल टू वी आर वी माइनस वी नॉट। तो वी आर इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट प्लस, कुछ गड़बड़ होगी क्या वी आर में, हाँ वी आर इधर आएगा ना, वी आर इधर आएगा, तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी आर एल एन एम नॉट बाई, और अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाए तो उसका भी कंसेप्ट देख लेते हैं। है ये मुश्किल है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाला, आपके लेवल पे जो फर्स्ट प्रॉब्लम जो आ गई, आप इसको बस सिंपल तरीके से याद रखिए, फोर्स की तरीके से इसको हैंडल कर लीजिए। मान लीजिए ये ऊपर जा रहा है, v वेलोसिटी से नीचे लग रहा है mg, तो इसके ऊपर थ्रस्ट फोर्स लगेगा, पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ एक थ्रस्ट फोर्स और नीचे की तरफ एक mg, a बराबर थ्रस्ट फोर्स माइनस mg बाई m, या v रिलेटिव dm बाई dt माइनस, अब ये इक्वेशन बन गई, dv बाई dt, इंटीग्रेट करके निकलवाना तो निकाल लीजिए। जनरली अगर g का इफेक्ट नहीं लेंगे तो ये ले लेंगे वेलोसिटी, फॉर्मूले के तौर पे याद रखो, v इक्वल टू वी नॉट शुरुआती वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी एल एन एम नॉट बाई एम, और अगर फोर्स लग रहा है तो थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू निकाल लो, थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, वी डी एम बाई डी टी, वी आर रिलेटिव वेलोसिटी डी एम बाई डी टी किधर जा रहा है उसके हिसाब से बस कितना फोर्स लग रहा है एट एनी इंस्टेंट। अब आगे डी वी बाई डी टी is equal to VR by M alpha माइनस जी, सॉल्व करके m भी बदल रहा है, m की वैल्यू किसी इंस्टेंट पे अगर निकालना चाहो तो m की वैल्यू निकालो, उस वक्त नहीं दी हो तो m इज इक्वल टू हो जाएगा m नॉट माइनस एल्फा टी, किसी भी समय घट रहा है तो और बढ़ेगा तो m इज इक्वल टू m नॉट प्लस एल्फा टी हो जाएगा, किसी भी इंस्टेंट टाइम टी पे, तो जनरल टाइम पे निकालना पड़ेगा तो m की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, dv by dt vr alpha
बाई एम नॉट माइनस अल्फा टी टाइम्स माइनस जी। इक्वेशन बनानी पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डीवी वी आर अल्फा बाई एम नॉट माइनस अल्फा टी माइनस जी डी टी, 0 से टी वेलोसिटी वी नॉट से वी, इसका माइनस डी टी हो जाएगा। हाँ थोड़ा दिक्कत तो आनी है भाई इसमें, थोड़ा है, मजेदार तो है। मैंने कहा ना इस चैप्टर के जब लास्ट में पहुंचेंगे तो बड़ा अजीब अजीब चीजें देखने में। अभी अगला वाला और भी अजीब है, इम्पल्स के बाद वो चेन वेरिएबल चेन वाला, ये ध्यान दीजिए। एफ टी माइनस एम जी एम, क्यों एफ टी ऊपर लग रहा है एम जी नीचे लग रहा है, तो एक्सेलरेशन में तो कोई दिक्कत नहीं। एफ टी लिखा है, एफ टी कितना होता है वी आर डी एम बाई डी टी, तो वी आर इंटू एल्फा जिस रेट से निकल रहा है। अब अपॉन मास, मास कितना होगा, इसका मास एम नॉट थोड़ी होगा शुरुआती मास, या तो घट गया होगा या तो बढ़ गया होगा। अगर मास निकल रहा है तो इतना मास बचेगा, मास ऐड हो रहा है तो इतना मास बचेगा टी टाइम माइनस जी। इक्वेशन बना ली, सॉल्व कर लिया, ये लॉग बनेगा, ये जी टी बनेगा। v माइनस वी नॉट, v बराबर वी नॉट वी आर एल्फा अपॉन एल एन समथिंग फंक्शन बन जाएगा, ये एल एन का फॉर्म बन गया, लॉग ऑफ समथिंग माइनस जी टी इंटीग्रेट। तुमको कुल मिलाकर के थ्रस्ट फोर्स के को यूज करना है बस, बाकी आगे काइनेमेटिक्स फाइनेमेटिक्स अगर वो लंबा करेगा तो टफ कर देगा। एफ आर की वैल्यू वी रिलेटिव निकालना मुद्दा है, किस रेट से वो मास निकल रहा है या ऐड हो रहा है, बाद में उसकी उसकी वेलोसिटी शुरू में क्या थी और ट्रॉली पे आने के बाद क्या हो रही है, या उसकी वेलोसिटी ट्रॉली पे क्या थी ट्रॉली के बाद क्या हो रही है, बस यही है रिलेटिव वेलोसिटी। वो निकलते ही डीएम बाई डी टी का फॉर्मूला लगा दिया, ये थ्रस्ट फोर्स बन जाएगा। बस इसी फोर्स के हिसाब से जो और फोर्स लग रहे हैं उनको लगने दो और सॉल्व। बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुद्दा यही है कि आप पहले एफ टी को अलग से लिखिए, उसके अलावा सारे फोर्सेस लिखिए, फिर इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स का गेम चालू हो जाएगा अगर वो आगे फर्दर करता है तो। ऐसे ही एक चेन वाला एग्जाम्पल है, उसमें आपसे पूछता है कितना फोर्स एक्ट करेगा। एक चेन है, वो ऊपर से गिर रही, बढ़िया प्रॉब्लम है, इस टाइप की एक प्रॉब्लम देख लीजिए, समझ में आ जाए। एल लेंथ की चेन है, जब ये एच हाइट गिर जाती है तो यहाँ कंपाइल होने लगेगा। पेज थोड़ा ऊपर कर लीजिए। when chain fall by H, find force exerted by ground, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ऑन चेन। अंजलि पूछी थी ना तुमने मुझसे एक प्रॉब्लम ऐसी चेन वाली, यस सर। समझो इसको क्या कहता है। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, मतलब मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और है भी जबरदस्त कंसेप्ट वाली। कैसे निकालें, कुछ अपना लॉजिक पहले आप लोग लगाइए तभी समझ में आएगा। पहले अपने दिमाग से सोच लीजिए फिर समझ में आ जाएगा। कल और परसों अब लेंगे लंबा डाउट भाई, कल भी थोड़ी लंबी क्लास ले लूंगा, परसों भी जब तक डाउट कंप्लीट नहीं हो तब तक डाउट। पता नहीं अभी तक अनाउंसमेंट तो आया नहीं पेपर एक्सटेंड होने का, होना चाहिए वैसे इस चैप्टर में, बड़ा चैप्टर है, छूट कम टाइम का। सोचो जरा क्या हो रहा है। देखो एक तो जितना हिस्सा चेन का डूब के नीचे आके गिर गया है वो तो फोर्स लगेगा, लैम्डा ले लो इसका, लैम्डा बराबर एम बाई एल, लैम्डा के टर्म में आंसर निकालना, ठीक है। जो जो पार्ट ग्राउंड पे आएगा वो रेस्ट पे आएगा, तो उस पर एक थ्रस्ट फोर्स वाला ये वाला गेम भी लगेगा। अच्छा एच हाइट गिरने के बाद या वाई हाइट गिरने के बाद क्या वेलोसिटी होगी, सिंपल फ्री फॉल वाली कहानी होगी, √2g/y। जब y नीचे गिर जाएगी तो √2g/y उसकी स्पीड हो जाएगी, तो वेलोसिटी मिल गई। कितना मास ऐड होगा, dy चलेगा, तो dy का मतलब हो गया लैम्डा इंटू dy मास इन dt टाइम्स लैम्डा dy मास ऐड हो गया। थ्रस्ट फोर्स निकालो कितना होगा, v dm/dt, हो गया काम खत्म। तो वो थ्रस्ट फोर्स, उसके अलावा जितना हिस्सा डूबा हुआ है वो मास। अब बताओ मुझे कितना फोर्स लगेगा,
चेन पे कितना फोर्स लगाएगी तो वो h हाइट नीचे गिर जाएगी। सब कर लोगे मुझे पता है, अब दिमाग लगाना है बस। लेट करो h की y हाइट गिर रहा है, लेट लिया, लेट चेन fall by y height, speed v becomes root 2 gy, in time dt, dm is equal to lambda dy added. So thrust force lambda v square, thrust force की वैल्यू आ गई lambda 2g, वेट भी लगाएगा, नॉर्मल इज इक्वल टू एफ टी प्लस लैम्डा वाई जी, वेट को भी तो बैलेंस करेगा, वेट वेट ऑफ चेन ऑन ग्राउंड, इसका वेट भी तो देखना पड़ेगा, कितना फोर्स लगेगा। अब वो एच हाइट गया था, एच लिख, आई मेरी बात समझ, वाई लैम्डा, वाई ऐसा गिर गया तो मास हो गया वाई लैम्डा इंटू जी, समझ में आया? यस सर। कुछ कुछ क्लियर हुआ? यस सर। सही चीज है ये। वेरिएबल मास कुछ कुछ आप लोगों को समझ में आ गया। एक तो प्रॉब्लम और, जब आप न्यूमेरिकल पूछेंगे तो फंसेगी, सिंगेज वगैरह में दे रखी है, आप लोग पूछेंगे, बच्चे पूछेंगे मुझसे, तो मैं डिस्कस करूँ, ठीक है? कुछ कुछ क्लियर हुआ ये? अच्छा है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये तो था वेरिएबल मास वाला, सबसे अजीब चीज। एक और चीज है, इम्पल्स वर्ड है हमारा, उसको भी सीख लेते हैं। इम्पल्स के बाद, ये भी इम्पल्स ही एक तरीके से इम्पल्सिव फोर्स है। तो इम्पल्स हमने बेसिकली पहले पढ़ा हुआ है, ये लास्ट आर्टिकल है हमारा। कुछ कुछ चीजें जैसे मुझे लग रही हैं कि अभी मुझे और डिस्कस करनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, अभी अगर मुझे टाइम मिल जाएगा तो अगले वीक में डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो कल डाउट के तौर पे, और कुछ कुछ रिवीजन के लिए भी छोड़ देंगे अगर बचता है। इम्पल्स की बात करें, इम्पल्स क्या चीज है? इम्पल्स कुछ नहीं है, लोगों के दिमाग में भ्रम बैठा हुआ, इम्पल्स एक नई चीज है जी नहीं। इम्पल्स है चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू इम्पल्सिव फोर्स, ठीक? आप देखिए, एक आदमी मूवी भी देखते ही है, हालांकि किसी को मारने का मेरा मन नहीं है, लेकिन फिर भी बताना तो पड़ेगा ही। एग्जाम्पल बहुत सारे, लेकिन ये एग्जाम्पल मुझे पसंद है। काफी ऊंचाई से 40-50 मंजिला की इमारत से ऊपर से जब देखते हैं कोई सुसाइड उसाइड करता है या कुछ गिरता है या गिरा दिया जाता है, तो नीचे जाके धड़ाम निपट लेता है। तो होता क्या है एक्चुअली, जब वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो ग्रेविटी उसकी स्पीड बढ़ाती रहती है, या यूं कहूं कि उसका मोमेंटम बढ़ता रहता है, मोमेंटम इंक्रीज 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 इंक्रीज। लेकिन जैसे ही वो जमीन पे टच करता है, विद इन माइक्रो सेकेंड्स, 10⁻³ से 10⁻⁶ सेकेंड्स के दौरान उसका मोमेंटम 0 हो जाता है। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ, F इज इक्वल टू dp/dt, हमने पढ़ रखा है। तो चेंज इन मोमेंटम बहुत बड़ा है, बहुत तेजी से गिरता हुआ आ रहा था, अचानक से 0 हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम वैल्यू बड़ी से 0, चेंज इन मोमेंटम लार्ज, समय बहुत कम,
तो फोर्स बहुत लार्ज। तो ऐसे फोर्सेस जो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल में एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ फोर्सेस, एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ मोमेंटम को चेंज कर सकें, उनको इम्पल्सिव फोर्स कहा गया। एक्चुअली ये इम्पल्सिव फोर्स कोई फोर्स नहीं होते हैं, ये नॉर्मल ही होते हैं, टेंशन ही होते हैं। जैसे तुमने एक धागा पकड़ रखा है, ये इधर से डोर के साथ, तुमने अचानक से क्या किया, अचानक से झटका दिया। स्नूकर टेबल पे बैठे हुए अचानक से झटका दिया, एक वो स्ट्राइक किया, इम्पल्स, हथौड़ा लिया, कील ली, मारा, अचानक से स्ट्राइक किया। तो ऐसे फोर्सेस जो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए एक्ट करते हैं, लेकिन ठीक ठाक अमाउंट में चेंज करते हैं क्या, मोमेंटम, those forces are known as impulsive forces, and the change in momentum due to the impulsive forces in the given small time interval is defined as impulse. Clear हो गया? Impulse क्या चीज है? Impulse कुछ नहीं है, impulse change in momentum. तो कुछ नई चीज हम नहीं पढ़ने वाले हैं। Impulse पुरानी ही चीज हम पढ़ चुके हैं, हमको सब पता है। Impulse क्या है? लिख लेते हैं। If variable very large force acting for very small time and change momentum in appreciable see the change in appreciable momentum and change momentum of body. These forces are known as impulsive forces. ये कोई नए फोर्सेस नहीं है, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन, एम, सब यही सब होंगे फोर्सेस। एंड ड्यू टू फोर्स चेंज इन मोमेंटम is known as impulse. इम्पल्स को मैंने नाम दिया J इज इक्वल टू डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1 इज इक्वल टू F dt का इंटीग्रेशन 0 से डेल्टा T, या फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर दे रखा है, हमने पढ़ रखा है, ये वेरिएबल फोर्स कुछ ऐसा होता है। एरिया इज इक्वल टू F dt का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू J, या J इज इक्वल टू F एवरेज इंटू डेल्टा T। ये कुछ नहीं है डेल्टा P के बराबर। सब वही पुरानी बातें हैं, हमने पढ़ी भी हुई हैं। मैंने पढ़ाया था ना सेकंड लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर में, जब मैंने मोमेंटम के बारे में आखिरी में डिस्कस किया था, तो मैंने इस वाले ग्राफ के बारे में बताया था। तो Yes, ग्राफ sir. आपको मैंने बता ही रखा है। मैंने इसीलिए देखिए, आपने डीसी पांडे खोली हुई, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम का रिलेशनशिप, इस तरह के क्वेश्चन भी दे रखे होंगे। वो मैं आपका पार्ट समझता हूँ, मैंने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में वो चीज बता दी। अब लेकिन इम्पल्स को हम यूज कैसे करें? इम्पल्स का मतलब है चेंज इन मोमेंटम। दो तरीकों से बात करेगा, या तो फोर्स के बारे में जिक्र करके, या चेंज इन मोमेंटम के बारे में, या ग्राफ के बारे में। इन तीन तरीकों से चेंज इन मोमेंटम हमें मिलेगा। अब मैंने कहा, मैंने बॉडी को जे इम्पल्स दिया, इसका मास m, वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी वेलोसिटी आएगी? इम्पल्स को चुपचाप दूसरी लैंग्वेज में याद रखो, वो होता है चेंज इन मोमेंटम। ये रेस पे है, हो गया काम खत्म। आसान था बच्चों, लगे कितनी वेलोसिटी आएगी इसकी, कितना मोमेंटम चेंज हुआ J, कितना मास था M।
आपको समझ में आ रहा है ना? आसान है, मुश्किल नहीं है। अब एक बॉल आई, एक बॉल m मास की थी, u स्पीड से आई और eu स्पीड से लौट गई। इम्पल्स बताओ, कितना इम्पल्स आई? हाउ मच इम्पल्स? बस हो गया। mu 1 + e। डायरेक्शन देखना चाहो तो देख लो, इस पे इम्पल्स ऊपर, जमीन पे इम्पल्स नीचे, अगर जमीन भी है तो फोर्स के लॉन्ग लगेगा। इम्पल्स निकालो, ये दोनों बाद में v1 और v2 से जा रहा है, दोनों के बीच का इम्पल्स कितना हो? सर मास सेम है, हाँ, मास दोनों का सेम है। अरे अलग अलग ले लो यार, जनरल ले रहे हैं। अरे इम्पल्स जो किसी एक का मोमेंटम चेंज निकाल लो, ये आएगा। ठीक है, इम्पल्स फोर्स के द्वारा प्रोवाइडेड इम्पल्स की वैल्यू ये आएगी, ये हमेशा सेम आएगी, चाहे m2v2 माइनस m1v1 निकाल लो, ये वैल्यू सेम आएगी। याद रहेगा ये? अरे इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम ही तो होता है भैया। तुम मुझ पे इम्पल्स मार रहे हो, मैं तुम पे इम्पल्स मार रहा हूँ, दोनों का नेट इम्पल्स होगा 0, तभी तो चेंज इन मोमेंटम 0 आएगा। हाँ वही बात है बेटे, वो तो लिख ही दिया मैं, इसको सॉल्व कर लेना। v1 थोड़ी ना होगा, क्या बेटे? जो सेकंड वाला स्टेटमेंट लिखा उसमें m1 v1 थोड़ी ना होगा। U2 होगा ना। इम्पल्स क्या चीज है? अब देखो, जब कोलाइड करोगे तुम, तो दोनों भाइयों पे सेम फोर्स लगेगा, एफ वेरिएबल होगा और सेम टाइम के लिए लगेगा। तो इस पे जितना इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम आएगा, उतना ही इस पे भी चेंज इन मोमेंटम आएगा। डायरेक्शन उल्टी उल्टी होगी, इस पे इधर चेंज इन मोमेंटम होगा, इस पे इधर चेंज इन मोमेंटम होगा। क्यों भाई, मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों पे फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है, पहली बात। दोनों सेम टाइम तक कोलाइड करेंगे, अलग अलग तो ऐसा तो है नहीं कि तुम 2 सेकंड कोलाइड करोगे, हम 3 सेकंड कोलाइड करेंगे, दोनों 2 ही सेकंड तक कोलाइड करेंगे। तो दोनों का टाइम भी सेम है, दोनों का फोर्स भी सेम है, यानी दोनों पे लगने वाला इम्पल्स भी सेम है। इम्पल्स किसके बराबर होता है? एफ डी टी का इंटीग्रेशन, एक मैथमेटिकल तरीका, दूसरा तरीका चेंज इन इंजन मोमेंटम। मोमेंटम। तो कितना मोमेंटम था भाई का पहले? m1 u1, बाद में कितना मोमेंटम हो गया? m1 v1। चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया? m1 v1 माइनस m1। दोनों का बराबर आएगा, निकाल के देखोगे ना जब, ये बराबर ही आएगा। सेकंड स्टेटमेंट में थोड़ी सी गलती है, हाँ, सेकंड स्टेटमेंट में थोड़ी सी गलती है। क्या m2 बताऊं? माइनस m1 v1 थोड़ी ना होगा। M1 U1 सर, अरे वो M2 U2 है क्या? m2 ही है, सॉरी सॉरी, वो m2 ही है ना, और u1 u2 वो जल्दी में लिख दिया मैं। सेकंड वाले के लिए पहले वाले का चेंज इन मोमेंटम, दूसरे वाले का चेंज इन मोमेंटम, मतलब समझ में आ रहा है ना? पहले वाले का चेंज इन मोमेंटम, दूसरे वाले का चेंज, तो m2 v2 फाइनल, m2 u2 पहले का, ठीक है, वो हमने जल्दी जल्दी m1 v1 लिख दिया। गॉट इट? यस शुरुआती चेंज इन मोमेंटम मतलब ये पहले वाले का चेंज इन मोमेंटम, दूसरे वाले का चेंज इन मोमेंटम। गॉट इट? मतलब मुद्दा ये है, किसी एक का चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, दैट विल बी द इम्पल्स। मैथमेटिकली पूछ सकता है, मैथमेटिकली पूछ ले तो कैसे पूछेगा? ग्राफ आप दे देगा, ये दे देगा, ये लो।
10 to power 5 न्यूटन, 10 to power -3 seconds। डेल्टा पी की वैल्यू 10 to power 5 into 10 to power -3/2। एफ एवरेज into 10 to power -3। एवरेज फोर्स भी निकाल सकते हैं, अक्सर कभी कभी एवरेज फोर्स भी पूछ लेते हैं। ठीक, इस टाइप के फंक्शन दे दे। F is equal to 10 to power 5 t square plus 2t plus 1 या t square minus 2t, नहीं उल्टा लगाओ, ग्राफ उल्टा बनाया ना, हाँ। F t minus t square into 10 to power 5 न्यूटन और डेल्टा t दे रखा है 10 to power -3 सेकेंड्स। डेल्टा p बताओ, निकल जाएगा ना? डेल्टा p t minus t square into 10 to power 5 into 10 to power into dt, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 से डेल्टा t। इससे निकल गया मैथमेटिकली, और नहीं तो लॉजिकली वाला काम पता ही है। चलो इसका बताओ इम्पल्स एग्जाम्पल। इम्पल्स का मतलब कुल मिला के तुमको चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है। जे बताओ, कुछ वी नहीं दे रखा, बस ये यू से आ रहा है, वी से जा रहा है, एंगल अल्फा बीटा है। जे की वैल्यू इम्पल्स की वैल्यू, इम्पल्स हो गया, और तो नहीं मिस हो रहा है, पता नहीं लग रहा है miss हो रहा है क्या तो था। ये आएगा जे इम्पल्स। इम्पल्स को दो तरीकों से याद रखना है। एफडीटी करके लोग मोस्टली याद करते हैं, जो गलत करते हैं। एफडीटी करके याद करने से फिर वो चेंज, इसमें अब कैसे निकालूं एफडीटी, नहीं निकल पाएगा ना, तो गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखें, जो भी मैंने चेन वाला क्वेश्चन पूछा वो भी बेसिकली इम्पल्सिव फोर्स ही है। धीरे धीरे फोर्स लगता जा रहा है, एट एनी इंस्टेंट इतना फोर्स लगेगा, जब तक गिर गया फोर्स लगा रहा है। तो कुल मिला के इम्पल्सिव फोर्स है, ध्यान रखना। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वाले, जैसे बड़ा कॉमन सा किताब खोली होगी डीसी पांडे, आप सभी लोगों ने सॉल्व किया ही होगा, क्यों भाई? M1 M2 कुछ अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम कर लेते हैं। एग्जाम्पल एसी बताओ, एसी सर बड़ा मास कौन सा है? हाँ, कोई भी ले लो यार, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई तरीके निकालने, फॉर्मूला लगाना, M1 A1 प्लस M2 A2 अपॉन M1 प्लस M2, पहला तरीका। इससे निकालो, अगर एक्सेलरेशन मालूम है तो ये जाएगा नीचे ए से, ये जाएगा ऊपर ए से, तो इसका फोर्स हो गया M1 इंटू जी,
कितना हो गया m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 a2 ऊपर जा रहा है निगेटिव लेंगे माइनस m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 AC आ गया। या फिर अगला मेथड एफ नेट बाई एम नेट, क्या आएगा एफ नेट m1g प्लस m2g माइनस 2t अपॉन m1 प्लस m2। देखो ना, इस पे m2g नीचे लग रहा है, t ऊपर लग रहा है, इस पे t ऊपर लग रहा है, m1g नीचे लग रहा है। तो नेट फोर्स कितना हुआ नीचे की तरफ, दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस। देखो दोनों मेथड है, निकाल सकते हैं वेक्टर वोक्टर। अब जैसे एक आध तो एग्जाम्पल ऐसे दे देगा, वेज वगैरह के देते हैं, ऐसा दे रखा है। चलो इसका बताओ मुझे सभी लोग। AC बताना है, ये अच्छा है। इसमें वेक्टर वोक्टर x का भी अलग y का भी अलग बनेगा, ध्यान रखना है अलग। x का भी अलग y का भी अलग बनेगा, इसमें x y दोनों चले। ठीक है, बताओ भाई सभी लोग निकालिए। आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, कैसे निकालेंगे आपकी मर्जी। हालांकि मैं आपको सिखा दूं तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आएगा a, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा a। m1 a1 प्लस m2 a2 आसान होता है क्योंकि एक्सेलरेशन निकालना आपने पहले सीख रखा है, या फिर नेट फोर्स निकाल के उसके कंपोनेंट करो, जो मेथड आपको अच्छा लगे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए ऐसे सिस्टम के लिए। बताइए, निकाल के सभी लोग बताइए। चलिए कॉल कॉल इसको एक्स वाई में रिजॉल्व करना पड़ेगा। जी बाई 5 थोड़ी आएगा। ये नीचे जा रहा है g/5, ये g/5 से ऊपर जा रहा है, तो इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। g/5 cos 37, g/5 sin 37। तो वर्टिकल में कितना हो गया, ये नीचे जा रहा है ये ऊपर जा रहा है, तो 10g/5 माइनस 10g/5 sin 37। टोटल फोर्स हो गया m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m। वाई में ये जीरो था पहले, या तो जीरो ही है, दूसरे वाले का 10g/5 cos 37/20 इस तरह, और ये नीचे की तरफ। बस आ गया एक्सेलरेशन। जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से सॉल्व कर लो। गॉट इट? क्लियर हो गया सबको? कंप्लीट कर लीजिए, कल डाउट्स लेंगे बच्चों, ठीक है ना, बुक से। ठीक, कल कंप्लीट करेंगे, परसों कंप्लीट करेंगे, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम डाउट लेते रहेंगे, अनटिल अनलेस अगले वीक का वो नहीं आता रिलैक्सेशन। ठीक है,
तो हम पेपर के पहले कंप्लीट कर लेते हैं डाउट, और थोड़ा थैंक यू बहुत सर। बचेगा तो वो हम डिस्कस कर लेंगे मंडे ट्यूसडे में, ठीक है? बाकी कल। थैंक यू बच्चों।